नमस्कार, सत श्री अकाल, सिटीज़न्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, आप लोगों से निवेदन है, सिटीज़न्स वॉइस शो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जनता की आवाज़ एजे सिंह ऑफिशियल हैंडल है मेरा, आत्मजीत सिंह मेरा नाम है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग आपका। एक शुक्रिया जी बहुत। आंदोलन जी, आज आप एक जी, आंदोलन में थे, वहाँ बहुत सारे लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के जमा हुए और कहा जाता है कि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा तो पुलिस वहाँ मौजूद थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी की वर्साइटी को किस तरीके से तोड़-मरोड़ के उनके सेनेट को खत्म करना 1 साल हो गया, 2024 में सेनेट का ये इलेक्शन कंडक्ट होना था अक्टूबर के बाद। आज 1 साल पूरा होने को आ गया। ना सेनेट के इलेक्शन करा रहे हैं, आश्वासन दे रही हैं, फिर एक नोटिफ़िकेशन आ जाती है। पहले एनईपी आता है 2020, उस टाइम पे शायद वेंकैया नायडू जो थे वो वाइस चांसलर थे। वाइस प्रेज़िडेंट क्योंकि जी। चांसलर वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो हाँ, ये सारा चांसलर। मामला क्या है 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी जो जी, लाहौर में एस्टैब्लिश हुई और आफ्टर पार्टीशन जी, उसको चंडीगढ़ में लाया गया, एक ऑटोनोमस जी, बॉडी, फेडरल स्ट्रक्चर जी, जिसके जी, 57 97 लेजिस्लेटिव बॉडी मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड जी, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इन बिटवीन ग्रेजुएट्स, टीचर्स एंड एफिलिएट कॉलेजेस। एक सिंडिकेट होता है जो 15 मेंबर का होता है, उसका एग्जीक्यूटिव आर्म होता है, वो भी इलेक्टेड होता है। 1974 एक्ट से ये कवर्ड है। एनईपी के तहत भारतीय जनता पार्टी इसके फेडरल स्ट्रक्चर या ऑटोनोमस बॉडी के स्ट्रक्चर को क्यों समाप्त करना चाहती है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? डॉक्टर गर्ग। देखिए आत्मजीत जी, ये तो बहुत गंभीर सवाल है। इसका महत्वपूर्ण है ये पंजाब के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विज्ञान का जो खोज हो रही है, प्रचार हो रहा है और जो शिक्षा हो रही है, उसको खत्म करके उसका पूरा जो है उसकी जगह पे ये कर्मकांड, जंतर मंतर, टूना टामा लाना चाहते हैं। जैसे ऐसे नहीं मैं हवा से बोल रहा, इन्होंने अभी यहाँ श्राद्धों पे डिप्लोमा शुरू कर दिया। अब श्राद्ध तो हिंदुओं का अपना, और ये सब हिंदुओं का नहीं है, किसी का भी हो सकता है। तो दूसरा इन्होंने हवन पे डिप्लोमा शुरू कर दिया। कल को वहां पाठी बनाना शुरू कर देंगे। परसों को वहां वो बोलेंगे जी जो है फेरे कैसे करा जाते हैं का डिप्लोमा शुरू करेंगे। फिर करेंगे ज्योतिष का डिप्लोमा। सो इसमें कहीं भी विज्ञान को छोड़ के, जैसे इन्होंने कोरोना में किया था, ताली खड़काओ, ये करो, घंटी बजाओ, वैसा ये कर रहे हैं। तथ्यों को रोकते हैं। एक तो बात ये है। उसको लागू करने के लिए जो नागपुर से आ रहा है, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, उसको कर रहे हैं। संस्कृत को अनिवार्य करना चाहते हैं कि आपको संस्कृत पढ़ाना ही होगा। और इसमें जो हमारा धरोहर के नाम पे, कि हमारे तो ये पुराने बाप दादों परदादों में हजारों साल पहले ये सब कुछ ज्ञान था, उस ज्ञान के नाम से ये पूरे के पूरी जो विज्ञान है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो मिथ्यास को इतिहास बना के पेश करना चाहते हैं। उसमें अभी इन्होंने दिल्ली में आपके यहाँ सिलेबस बदला है, पाठ्यक्रम जो स्कूल में, तो उसमें बदल दिया। उसमें हम कहानियां सुनाएंगे, अपनी पुरानी कहानियां सुनाएंगे, हम ये सुनाएंगे। तो पूरी की पूरी शिक्षा जो हम आजादी के बाद, आजादी के आंदोलन में, एक हमारे जो आजादी के सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक मन में एक परिदृश्य बनाया था। उसी में हमारा संविधान बना, उसी में हमारी शिक्षा की पद्धति बनी। उसमें था कि हम विज्ञान के रूप में आगे बढ़ेंगे, और हम बढ़े भी। और हमने, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी की बात करने से पहले, कि मैं 1951 में एक घंटा मंगवाया, घड़ी जो होती है। तो हमारे वो करने वाला होता था पहले, टन 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 वाला। तो घड़ी स्विट्जरलैंड से आई, बिल्टी होके आई, 55 रुपए में उस जमाने में। एक हमने ईस्टर्न स्टार साइकिल मंगवाया, वो इंग्लैंड से आया, और उसका फ्रेम टूट गया 2-3 महीने में। वो फिर वहां से रिप्लेस हुआ, गारंटी में था। हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता था। ये था हमारा कि हम घड़ी नहीं बना सकते थे, हम साइकिल नहीं बना सकते थे। ये हालात थी, मशीन नहीं बना सकते कपड़े सीने की। सिंगर मशीन होती, वो बाहर खींच देते। सो हम जो भी किया, तो विज्ञान के रूप में आगे बढ़ा। और पंडित नेहरू जी ने, क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है, जब भाखड़ा डैम का उद्घाटन किया, तो उन्होंने बोला दीज आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया। तो हमें तो बहुत बड़ी बात लगती थी कि यस, रियल टेम्पल ये है। शिक्षा के जो अदारे हैं, और या जो विकास के अदारे हैं। तो बीबीएमबी भाखड़ा, जो भाखड़ा डैम बना था,
सबसे ऊंचा डैम देश में तब तो, और सबसे बड़ा डैम, वो इतनी बड़ी कैपेसिटी। सो ये सब बात हमने देखी कि हमारी नजर के सामने। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब ये एक तो इसको विज्ञान की बजाय ये टूना जंतर मंत्र पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि मनुस्मृति लागू कर पाए। ये ऐसा नहीं है कि केवल टूना, मनुस्मृति वो सामने पड़ी है, किताब दिख सकती है लोगों को मेरी लाइब्रेरी में। तो मनुस्मृति में तो पूरा इंसान को बराबर ही नहीं समझा, उसने बोला चार ये हैं। और मनुस्मृति में तो स्पष्ट लिखा कि औरतों को, महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए, और जो दलित हैं उनका तो कोई अधिकार नहीं है, शूद्र का तो, उनके लिए तो सजा का प्रावधान भी जुदा है। अब हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 14 के ईच पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, हर व्यक्ति बराबर है। किसी को कत्ल की सजा होनी है तो सबको ही फांसी भी हो सकती है, तो जीवन कारावास भी हो सकता है, कम सजा भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेड्यूल्ड कास्ट है इसलिए इसको कम सजा होगी, ये स्वर्ण ज्यादा सजा होगी, ये स्वर्ण जाति है इसको कम होगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सजा कानून के हिसाब से दी जाएगी, और वो सजा कोई सियासतदान नहीं दे सकता, राजनीतिक नेता नहीं दे सकता, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे सकता, वो न्यायालय देगा, न्यायपालिका से मिलेगी। न्यायपालिका जैसे भी सुनेगी, दोनों पक्षों की बात सुन के कानून के हिसाब से करेगी। तो ये उसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वही मनुस्मृति लाना चाहते हैं, इसीलिए बोलते हैं ये तो पूरा इतिहास बदल रहे हैं। इतिहास में कहते हैं, हम ये अभी 350 साल मना रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का। आपके दिल्ली में चांदनी चौक, जो हमारा शीशगंज गुरुद्वारा है, रकावगंज गुरुद्वारा है, वो आप जानते हैं। तो ये बोलते हैं कि जी उनकी अंत्येष्टि की गुरु गोविंद सिंह जी ने, यानी कि जो उनका संस्कार किया, पितरदान किया, पितर ऋण उतारा, हिंदुओं के लिए उतारा। ये सब बात जो करना चाहते हैं कि देश हिंदुओं का है, हिंदुओं में स्वर्ण हिंदुओं का है, और ये बाकी लोग घुसपैठी हैं जहां हमारे दास हैं। ये बात आज के जमाने में, आज के पूरे जो है संसार, जो है दुनिया, उसमें जहां आज के कानून के हिसाब से, जहां यूएनओ के हिसाब से, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जहां मनुष्य के जो अधिकार है, मानवीय अधिकारों के हिसाब से, ये सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं। ऐसे तो ये गुलामी भी लगे आएंगे कि आप तो स्लेव होते थे। सो इसलिए एक तो बात ये है, इसके कारण करना चाहते हैं। दूसरा क्या करना चाहते हैं, दूसरा ये प्राइवेट करना चाहते हैं शिक्षा शिक्षा को, जो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, उस प्राइवेटाइजेशन के लिए ये अरबों रुपए की जायदाद है। दो पूरे सेक्टर है इसके, एक सेक्टर 1 लाख स्क्वायर मीटर का है, 1200 लंबा, 800 मीटर चौड़ा, 12×8 = 96। तो 9,60,000 मीटर का दो सेक्टर है, यहाँ एक 14 सेक्टर और 25 सेक्टर, दोनों यूनिवर्सिटी के पास हैं। ये दोनों की इतनी अरबों रुपए की जायदाद है। यहाँ एक 500 गज का जो प्लॉट है, 500 गज का, 500 गज के प्लॉट की कीमत अभी यहाँ 15 से 20 करोड़ है। तो आप अंदाजा लगाइए उन सेक्टरों का कितना पैसा होगा। ये अंबानी अडानी को देना चाहते हैं, और उनकी शिक्षा जहाँ चलाना चाहते हैं। फिर ये क्या करना चाहते हैं, जहाँ भले ही कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि सबको कोई मुफ्त में शिक्षा मिलती हो, लेकिन अभी भी बहुत से लोग पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, जो भी बाकी राज्यों से भी अच्छी शिक्षा जहाँ और बड़ी कम दामों पे उनको मिल रही है। अब ये अंबानी अडानी में जो देना चाहते हैं, क्योंकि इनके राज्यसभा में पंजाब में भी ऐसे ही भेजे हैं। कोई हलवाई था, उसने अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी, कोई व्यापारी था, उसने भी अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी, वो राज्यसभा में जा रहे हैं। किसी ने यूनिवर्सिटी खोली हुई है, वो राज्यसभा में जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली है। धोखा देने के लिए उसका नाम चंडीगढ़ रख लिया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। लोग डर जाते, लोगों को मैं बस में देखा, बोले जी चंडीगढ़, कहता नहीं ये चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां जाके जाओ, दूसरी बस पढ़ो। ड्राइवर बेचारा बता रहा था, कहने लगा धोखा दे रहे हैं। मैं लोकल बस में बैठा था, मैंने आप सुना है कि आपको धोखा देते हैं चंडीगढ़ कह के। सो इस रूप में ये जो सरकार है, इस यूनिवर्सिटी को खत्म करना चाहती है, यूनिवर्सिटी में कर्मकांड लाना चाहती है। यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को तो ये बाहर भेजते हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा देनी है ताकि वो राज करें, दूसरे लोग इनके जो गुलाम बन के रहें, इनके स्लेव बन के रहें, तो अधीनस्थ रहें। सो इसलिए ये काम करते हैं, जैसे अंग्रेज ने किया था कि हमने क्लर्क पैदा करने हैं, हमने पीएन पैदा करने हैं, दफ्तर में बाबू बनाना है, बस वैसी शिक्षा अब यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं। हम एक राष्ट्र निर्माण के प्रक्रिया में चले थे स्वतंत्रता के बाद, अब वो उस राष्ट्र को ये तोड़ना चाहते हैं। उस राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा सा हमारा जो था
संबल, जो हमारी पूरी नींव थी, वो थी वैज्ञानिक शिक्षा। इसी से हमने पीजीआई बनाई, इसी से हमने एम्स बनाई, इसी से हमने आईआईएम्स बनाए, इसी से हमने आईआईटीज बनाए। जो हमारा विज्ञान की शिक्षा का, इसी से बीएआरसी बना, भाभा एटॉमिक। इसी से हमने जो थे बाकी संस्थाएं बनाई। तो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, सीएसआईआर, सीएसएआर, एग्रीकल्चर काउंसिल, मेडिकल काउंसिल, सोशल साइंसेज की काउंसिल, हमने बहुत कुछ किया। विज्ञान का प्रसार हुआ, हमने विज्ञानी बनाए, और उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन इतना बड़ा हमने किया पंजाब में, तो टेक्नोलॉजी के सहारे किया। ये ट्रैक्टर तो हमारे यहाँ, अब तो ये कंबाइन हमारे भादसों है, जहाँ नाभा के पास भादसों में बन रही है कंबाइन में। सो हमारा जो है, लोगों का मन, लोगों का दिमाग इतना तेज है कि हम नई चीज को फटाफट बना लेते हैं उसी रूप में, कैसे करना है, क्या करना है। अब ये चाहते हैं कि पंजाब में ना तो टेक्नोलॉजी रहे, ना विज्ञान रहे। पंजाब के लोग केवल भीड़ तंत्र बन जाए और कर्मकांड, टूना टामन, जंतर मंत्र पे विश्वास करें, किस्मत पे विश्वास करें, हाथों पे नहीं। किर्त पे विश्वास नहीं करें, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है। किर्त पे विश्वास करने की बजाय किस्मत पे विश्वास करें। है तो दोनों के, किस्मत का, लेकिन किर्त से नहीं, किस्मत से यही बोलते हैं। इस रूप में इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को तोड़ना, इसकी पढ़ाई खत्म करनी, लोगों को जंतर मंत्र में डालना, और ये पूरी की पूरी तंत्र को, व्यवस्था को बड़े कारपोरेट को देना। और उसमें ये तो एक शुरुआत है। इससे फिर हमारी जो पंजाब की जमीन है, लैंड है, उसको पूरे के पूरे स्रोत जो है, सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड पंजाब में है, उसको भी अंबानी अडानी को देना। सो इसलिए ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उसी साजिश में इन्होंने चंडीगढ़, चंडीगढ़ कोई आज से पहले भी ये जैसे बम्बे से केरला बना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से गुजरात बना, वो पहले बने। इसके बाद पंजाब के बाद ये छत्तीसगढ़ बना, ये उत्तराखंड बना, झारखंड बना। तो ये इतने इतने नए नए राज बने, लेकिन किसी की राजधानी कॉमन नहीं है। थोड़ी देर के लिए कॉमन भी, वो कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, केंद्रीय शासित प्रदेश नहीं है। लेकिन एक पंजाब की राजधानी ऐसी है जिसको केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया। अब तो वहां एक चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, और चीफ सेक्रेटरी तो स्टेट में होता है ना, तो अभी लगाया है 2025 में। सो इसलिए इनका चंडी, इसीलिए आज यूनिवर्सिटी में जो नारा था, एक नारा था पंजाबी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब दी। दूजा नारा था खिड़िया फुल गुलाब दा, चंडीगढ़ पंजाब दा। ये दोनों नारे गूंजे हैं वहां। मैं तो वहाँ बिल्कुल स्टेज में था, तो स्टेज के आगे ही बिल्कुल बैठा था, तो बोल के भी आया हूँ मैं। हम गए भी हैं, उसमें प्रशासन पूरा प्रशासन किया है इन्होंने। पूरी हरियाणा की, पंजाब की पूरी पुलिस लगाई हुई थी। पहले तो बच्चों को उठा के बसों में घेर लिया, लेकिन जब हमने उनको हब्बाशेरी दी, कोई बात नहीं, आप एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसान हुए। फिर तो इनकी पुलिस को कोई बहुत लाडे पड़ गए, वो बहुत कुछ कर नहीं पाए, लोग गेट फांद के आगे निकल गए। तो लेकिन आपने गेट फांदने की बात तो नई नहीं है। हमारे साथ तो क्या है, ये तो हमारे बच्चे थे। तो ये तो इन्होंने पूरी की पूरी संसद की जो विपक्ष था, वो चुनाव जो को मिलने जा रहा था, उसके लिए उनको फांद के जाना पड़ा था। आपने मुवा मैत्र जी को देखा ही है कि कैसे वो फांद के जा रही थी, वो जो प्रियंका गांधी कैसे जा रही थी। तो इसलिए इन्होंने तो बड़े बड़े सांसद, जो बड़े बड़े ओहदों पे ही रहे हैं, मिनिस्टर भी बहुत से रहे हैं उनमें से, उनको नहीं बख्शा, तो हमारे बच्चों को क्या बख्शा। लेकिन एक के सामने उनकी भी एकता थी, तो वो गए इलेक्शन कमीशन के पास, इसी तरह हम भी गए। तो इसमें इनका उद्देश्य ये है, संसद तोड़। अब मैं दूसरी बात क्यों की, क्या किया है। ये देखिए, ये एक्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी लाहौर में थी, तो जब पंजाब का बंटवारा हो गया, तो ये पहले होशियारपुर में खोली गई। 1947 का बना हुआ है, जब आजादी के समय। इसका नाम पी ए से है, वहां उनका लाहौर में पी यू से है। एक ही पंजाब एक ही जगह पे पी ए से लिखा जाता है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लिखा जाता है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए। ये पंजाब सरकार का एक्ट है। अब इन्होंने क्या किया, 1966 में जो पुनर्गठन हुआ पंजाब का, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें एक 72 सेक्शन है। ये लिखा भी है, इसकी नोटिफिकेशन, जो यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन, ये दिखा रहा हूं मैं। उस 72 में लिखा है कि 3 अदारे, एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, एक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़,
और एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून है, एक्ट है, ये है, ये 72 धारा है। मैंने जैडो किए हुए हैं तीन, ये देख सकते हैं हमारे दर्शक कि ये तीनों बॉडी कारपोरेट बन गई, क्योंकि ये मल्टी स्टेट हो गए। अब उसमें हम जब देखते हैं तो मल्टी स्टेट पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कृषि विश्वविद्यालय था, तो कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा ने अपना हिसार में बना लिया। जो हिमाचल था उसने अपना वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बना लिया। तो हमारा लुधियाना में एक ही रह गया कृषि विश्वविद्यालय, इसलिए उसका एक्ट नया बना लिया हमने 1971 में। वो इनसे निकल गया, क्योंकि जब तक ये मल्टी स्टेट है तब तक ही इसका वो करेक्टर रहेगा, 72 सेक्शन लागू होगी, नहीं तो नहीं लागू होगी। फिर श्रोमणी कमेटी ले लो, श्रोमणी कमेटी हरियाणा ने बना ली। हरियाणा ने जब बना ली तो पंजाब की श्रोमणी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें लिखा है कि जब तक कोई एक्ट नहीं बनता, इन्होंने एक्ट बना लिया, अब तो कोई बात ही नहीं है, ठीक बनाया। जब वो हरियाणा के गुरुद्वारे निकल गए, हिमाचल के निकल गए, तो फिर ये श्रोमणी कमेटी का भी मल्टी स्टेट ना रहा, तो 72 उस पर भी लागू नहीं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी ने, हरियाणा ने अपने काल जवाब से ले लिया हमसे, पैसा देना बंद कर दिया। हिमाचल ने अपने बाप से ले लिए, तो फिर तो भाई पंजाब का ही रह गया ना, मल्टी स्टेट तो रहा ही ना। तो इसका मल्टी स्टेट करेक्टर ही नहीं था, तो 72 सेक्शन ही खत्म होगी, तो ये काहे का राज कर रहे हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात, ये 72 सेक्शन है, इसमें लिखा है कि अगर कोई प्रबंध में, ये मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, कि अगर कोई दिक्कत होगी इसको चलाने में, तब इसके डायरेक्शन दी जा सकती है चलाने के लिए। और चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो तोड़ने में दिक्कत थी, चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब इन्होंने उसको एक नोटिफिकेशन के जरिए एक्ट को बदल दिया। तो मेरे को क्या बड़ी बात है, आपको जो कभी देखने वाली बात है, ये एक एक्ट है, ये मान लेते हैं हम चर्चा के लिए कि केंद्र के अधीन है, केंद्र के पक्ष में है, केंद्र का एक्ट है, ये मान लेते हैं कि जो धारा 72 है 72, उसके हिसाब से केंद्र के पक्ष में चला गया, केंद्र के हाथ में चला गया। लेकिन इस कानून की कोई भी धारा को बदलना होगा या रद्द करना होगा, वो तो फिर देश की संसद करेगी या फिर ऑर्डिनेंस करेगा राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति महोदय का ना तो ऑर्डिनेंस है, ना देश की संसद में गया है। लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन में, जो मैं आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूं, इसमें लिख दिया, ये मैंने ये भी एडो किया है कि धारा 13 हमने बदल दी। इसके आगे लिख दिया 14 धारा हमने रद्द कर दी, 19 और 20 को भी बदल दिया। अब अमेंडमेंट करना, किसी कानून की धारा को डिलीट कर देना, निरस्त कर देना, ये तो भाई संसद ने करना था या फिर ऑर्डिनेंस होना था। इन्होंने, एक बाबू ने चिट्ठी निकाल के ये कर दिया। मेरे को ये खतरा है कि आज एक एक्ट को किया है, कल को संविधान को बोल देंगे। एक बाबू चिट्ठी निकाल देगा, कैबिनेट सेक्रेटरी चिट्ठी निकाल देगा कि आज से भारत का संविधान लागू नहीं होगा। क्योंकि ये कर सकते हैं, इतना धोसास कर सकते हैं इस एक्ट को, बगैर पार्लियामेंट में जाए, बगैर कोई ऑर्डिनेंस किए इसको अमेंड कर सकते हैं, इसकी धारा खत्म कर सकते हैं, तो संविधान को क्यों नहीं कर सकते। ये इसका, हम पंजाबी में बोलते हैं, सहे को नहीं रोकते तहे को रोकते हैं। ये रास्ते को रोकते हैं, इन्होंने एक रास्ता बना लिया, इसलिए भी हमारी चिंता है, बड़ी चिंता है। ये तो देश के संविधान को ऐसे ही बोल देंगे, कोई बाबू चिट्ठी निकाल देगा। अब चिट्ठी भी किसने निकाली, ये चैनल आपका है, मैं इसका मालिक थोड़ा हूं। अब जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे है, अमित शाह जी के नीचे है। उन्होंने निकालनी से चिट्ठी भी निकालनी है। चिट्ठी कौन निकालता है, चिट्ठी निकालता है जो शिक्षा मंत्रालय है। अब शिक्षा मंत्रालय का तो ये राइट ही नहीं है, आपके पास कोई जमीन है, वो आपके नाम पे है, मैं उसको कैसे भेज सकता हूं। ये बिल्कुल, ये गैर कानूनी था, ये अनियमित था। इसमें पूरी की पूरी संसद की भी मानहानि है, इसमें राष्ट्रपति महोदय की भी मानहानि है, संविधान की भी मानहानि है, क्योंकि संविधान के हिसाब से जिसको शक्ति मिली है वही उसको निरस्त कर सकता है। इसका मतलब संविधान को तो तोड़ दिया। सो संविधान, राष्ट्रपति महोदय और संसद, तीनों को, और हमारी मर्यादा को, जो मर्यादा है जो हम करते हैं, सो सबको तोड़ के इन्होंने ऐसे कर दिया। फिर इनको क्या हुआ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप समझिए, आपका सवाल बहुत बड़ा है कि मोदी साहब और अमित शाह जी ने जितने आज तक फैसले लिए, बड़े वो नोटबंदी का हो सबसे पहला, बड़े वो जीएसटी का हो, बड़े वो एसआईआर का हो, बड़े वो कोरोना पे कोई फैसला हो, बड़े वो 370 को तोड़ने का हो,
भले ही वो नई शिक्षा नीति हो, उन्होंने आज तक कोई भी अपना लिया हुआ फैसला उसको निरस्त नहीं किया। लेकिन दो फैसले, एक किसानों के 3 कृषि कानून जो बने थे और एक ये पंजाब यूनिवर्सिटी का, ये दोनों वापस लेने पड़े। इन दोनों में पंजाब ने लीड करके स्ट्रगल किया है। ये केवल 2 फैसले हैं बड़े, जिनको प्रधानमंत्री मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह जी को वापस लेना पड़ा। उनको भी कृषि कानून भी वापस लिए और इसको भी इन्होंने 28 को लागू किया था, 4 को पहले वापस ले लिया, लेकिन दोबारा नोटिफिकेशन कर दी कि बाद में लागू करेंगे। लागू करने की डेट बदली, लेकिन जब स्ट्रगल चला तो 7 तारीख को इन्होंने, 7 नवंबर को, 28 अक्टूबर को पहली नोटिफिकेशन थी, 7 नवंबर को इन्होंने इसको निरस्त कर दिया विधिवत लिख के। हालांकि वो विधिवत नहीं है, क्योंकि वो बनाया ही विधिवत नहीं थी, तो निरस्त कैसे विधिवत होना है? कानून तो वहां होना था। एक तो बात ये हुई। दूसरा, अब 7 को इन्होंने कर तो दिया, फिर बच्चों ने बोला कि जितना चिर आप सेनेट और सिंडिकेट का चुनाव का पूरा शेड्यूल नहीं देते, तब तक हम वापस नहीं लेंगे। वो डिक्लेयर करो, पूरा चुनाव की नोटिफिकेशन करो। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि जी हमने तो लिख के भेज दिया उप राष्ट्रपति महोदय को कि भी हमें मंजूरी दे दो। अब ये कानून मेरे पास पड़ा है, यही इस यूनिवर्सिटी के लिए कानून है और कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, ना कहीं से आनी है। इसमें इन्होंने जो कहा है कि हमने जी राष्ट्रपति महोदया के पास भेजा है, ये 13 सेक्शन है जिसमें सेनेट के 91 मेंबर चुने जाने हैं एक कानून की। तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रपति महोदय ने इसका प्रवानगी देनी है, मंजूरी देनी है, अपनी स्वीकृति देनी है कि हाँ चुनाव करा लो, किस डेट को करवा लो। राष्ट्रपति महोदय का अधिकार केवल इतना है, जब चुनाव हो जाए, सबके नाम चले जाए उनके पास, तो राष्ट्रपति महोदय ने केवल उनका नोटिफिकेशन करना है कि हाँ ये चुने गए। अब ये उससे प्रमोशन की बात कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं, फिर आपका सवाल लेता हूं। दूसरा ये है कि इन्होंने 2023 में ये शेड्यूल बना के भेजा था, फिर 24 में 2-3 दफा भेजा, हाई कोर्ट में जवाब फाइल किया है कि हाँ जी हमने तो भेजा हुआ है। ये शेड्यूल तो कई दफा भेज चुके, वहां से तो आया कोई नहीं है, अभी भेजा अभी नहीं आएगा। चुनाव तो हुआ नहीं ना। चुनाव कैसे होगा जब तक शेड्यूल का बहाना? तो इसलिए ये बहाना है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, 2023 में, हाँ 23 में एक चुनाव हुआ हाई कोर्ट के कहने से, इसी सेनेट का, जो मैंने 23 वाली बात बोली है शेड्यूल के बारे में। तो वो है फैकल्टीज में से, जहां 6 फैकल्टी हैं, उनमें से एक एक मेंबर चुना जाता है सेनेट के लिए। तो 6 फैकल्टी का चुनाव हुआ। मैं भी मेडिकल फैकल्टी का डीन था, फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज का। मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का भी था, मैं फैकल्टी का मेंबर भी था, मैं भी वोटर था। बीजेपी आरएसएस ने पूरा अपना ताम झाम लगा के लगा हुआ था, पूरा जोर लगाया हुआ था। और जो राजकुमार इनका वाइस चांसलर था, वो आरएसएस का था, यूपी से आया हुआ था। वो स्कूटर पे बैठ के वोट डाल के गया मेडिकल फैकल्टी में, क्योंकि उसकी सब फैकल्टियों में वोट होती है। मेडिकल फैकल्टी की वोट लॉ ऑडिटर में हुई, मेरे सामने वोट डाल के गया, फिर भी 6 की 6 सीटें हार गई। और जो जो मैंने बताया ना नोटिफिकेशन करना है, वो गया वेंकैया नायडू जी के पास, क्योंकि वो चांसलर थे, उपराष्ट्रपति थे महोदय। तो उन्होंने नोटिफिकेशन ही नहीं किया, वो चोन गई, हवा में गई। अब ये तो अभी चुनाव करा नहीं रहे, हुआ हुआ चुनाव इसी सेनेट का 6 जो फैकल्टीज में, जब बीजेपी आरएसएस बुरी तरह हार गए, 6 की 6 सीटें, तो उसको तो नोटिफाई नहीं किया। इसलिए हमारा ये स्ट्रगल ऐसे हवा में नहीं है, ये स्ट्रगल हमारा किसी तथ्य पे आधारित है, ये इतिहास पे, हिस्ट्री पे आधारित है कि ये जो करते हैं। तो इसलिए इनका क्या है, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा। इनके मन में और है, मुख में और है। और इसलिए हम बोलते हैं, मुख में तो राम राम बोलते हैं, लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। तो जी। इसलिए ये बात, सेनेट को अगर चुनाव हो भी जाएगा, पहले तो अभी शेड्यूल ही नहीं नोटिफाई किया, अगर चुनाव हो भी जाएगा तो निरस्त कर देंगे, वो नोटिफाई नहीं करेंगे, जो हमारे नए अब उपराष्ट्रपति जी महोदय बने हैं। तो इसलिए ये बड़ी गड़बड़ है, ये स्ट्रगल चला है। आज मैं पंजाब के लोगों को, पंजाब के युवकों को, युवतियों को, पंजाब के विद्यार्थियों को
छात्रों को, छात्राओं को ये मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना पूरा, सुबह-सुबह में तो इन्होंने बसों में भर दिए थे लोग, लाठी चलाई, बुरा हाल किया। जब हम गए तो हमें बताया कि ये ऐसे-ऐसे हुआ। मैंने बोला देखते हैं फिर, सड़क सड़क से बैठने नहीं दे रहे थे। कोई बात नहीं भई, मेरे को करो रोस्ट, मैं सामने खड़ा। मैंने इस चीज़ में क्या करना है? अगर देश को नहीं बचा सकते, अपने पंजाब को नहीं बचा सकते, हम लड़े हैं, हम अंदर गए हैं, पूरी बड़ी स्टेज लगी है, हजारों लोग वहां आए हैं, किसान भी आए हैं, मजदूर भी आए हैं, ट्रेड यूनियन भी आई है, प्रेस वाले भी आए हैं, विद्वान भी आए हैं, पुराने सेनेटर भी आए हैं, पुराने जो यूनिवर्सिटी के छात्र प्रेसिडेंट वगैरह रहे वो भी आए हैं, पदाधिकारी रहे हैं। सो इसमें पंजाब का हर वर्ग शामिल है। हरियाणा के लोग भी आए हैं, बोल के गए हैं, हिमाचल के भी आए हैं, बोल के गए हैं। हम इसको यही बोल रहे हैं कि ये हमारा पुराना पंजाब, कंपोजिट पंजाब का कल्चर है, पंजाब यूनिवर्सिटी। यही एक अदारा है जो हमारे पास बचा है। और हम पंजाब सरकार को भी ये कहा है कि अब 72 सेक्शन तो खत्म हो चुकी है, तो आप अपने इस एक्ट में जो जो गड़बड़े हैं उसको अमेंड करके कि नया एक्ट जारी कर दो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि नया एक्ट स्टेट बना सकती है, जो हरियाणा की श्रोमणी कमेटी बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। तो आप भी अपना यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ना तो हिमाचल का कोई कॉलेज है, ना ही कोई हरियाणा का है, इसलिए बहुराज्यीय तो बनी रही नहीं ये तो एक राज्य ही होगी। तो इसलिए इसका आप कानून बनाओ। हम ये पंजाब की सरकार को बोल रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं। अभी ये आंदोलन चलेगा, आपकी सूचना के लिए है। इसका अभी एक वो तयशुदा करेंगे बच्चे, क्योंकि हम नहीं दखलंदाजी करते कोई भी। हम तो भाषण करते हैं जाके, उनको अगर कोई बात वो पूछे तब बताते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बताते। मर्जी से मीडिया में जाके बताते हैं, वो सुनते रहते हैं। लेकिन अगर वो पूछते हैं फिर हम बताते हैं। अगर वो किसी संकट में होते हैं हम जाते हैं, वहां खड़े होते हैं। तो कोई बात नहीं, आप पहले हमें पीटो, फिर बाद में देखेंगे। सो इसलिए हमारा तो केवल एक जो बुजुर्ग होता है, जैसे किसी लड़के लड़की की शादी हो, लड़का घोड़ी पे चढ़ा हो, तो बुजुर्ग तो आगे केवल नाच ही सकता है ना। तो हम नाच करते हैं वहां, तो कहते हैं हाँ ये हमारा लड़का जा रहा है घोड़ी पे, तो हम उनको भी यही कहते हैं। आपने जेन ज़ी की बात की। आज राहुल गांधी जेन ज़ी के साथ बैठे, उनको लगा कि जी जब तक हम अगली जनरेशन को से बात नहीं करेंगे, फ्यूचर तो उनका है, हमारा तो वर्तमान जी है। फ्यूचर तो या जनरेशन ज़ी का है। सबसे ज़्यादा या अफ़ेक्ट प्रभावित वही लोग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज़ में एकाधिकार बनाया जा रहा है। और आपने ठीक कहा कि इलेक्शन कराने की इनकी मंशा होती, तो शेड्यूल दे देते। शेड्यूल तो छोड़िए, वो शेड्यूल देने के बाद भी इलेक्शन कराएँगे, नहीं कराएँगे, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। हाँ जैसे किसानों को एमएसपी नहीं मिली, लिखित में या देने के बाद भी एमएसपी देशव्यापी नहीं की, तो उसके बाद तो धोखा ही हुआ ना सबके साथ। मेरा नहीं, लास्ट चुनाव सवाल होने आपसे के रहेगा। बाद भी नोटिफाई नहीं करेंगे, चुनाव होने के बाद भी नोटिफाई नहीं करेंगे, हमारे साथ तो हो नोटिफ़ाई चुका नहीं है। करते। जी, हाँ, जी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि चुनाव में अगर इनके आदमी नहीं होंगे तो नोटिफ़ाई नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ जी इंडिया, ये जो ट्रेनें जी गई हैं, रेलवे मिनिस्टर जी अश्विनी वैष्णव भी चुप हैं, बिहार के लिए ट्रेनें गईं, टिकट किसने खरीदा? पैसा कहाँ से जी आया? ये स्पेशल ट्रेनें किसके कहने पे चलाई गईं? इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। एक हमारे खोजी पत्रकार हैं, वो कहते हैं अंडर सेक्शन 123(5) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, व्हिच कैन बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर द इलेक्शन पिटीशन। तो क्या कोई इलेक्शन पिटीशन एडीआर में पहले दाखिल होती थी, आप वोट फॉर डेमोक्रेसी में है, क्या एक इलेक्शन पिटीशन इसमें दाखिल होनी चाहिए कि फर्स्ट प्रोविजो ऑफ द सेक्शन अलाउज इलेक्टर्स टू जॉइन हायर अ व्हीकल फॉर वोटिंग? तो ये तो पूरी ट्रेनों की ट्रेनें हायर की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्या ये देखिए चुनावी आपने, खर्चे का वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं? जी। बिल्कुल ये वायलेशन है। ये वायलेशन, लेकिन जैसे हम महाभारत की कथा तो सब सुनते हैं, जब शकुनी दुर्योधन के साथ मिल गया, कौरवों के साथ मिल गया, तो ये हमारी जो द्रौपदी है प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, वो उसको नग्न होएगी होएगी। और उसको कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि शकुनी मिल गया, गणेश कुमार मिला हुआ है। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। माफी चाहता हूँ कि कहीं आपके जो चैनल की कहीं ऐसी बात ना हो जाए। मेरे को तो कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं पड़ता। नहीं, 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 गणेश कोई बात कुमार, नहीं। जी। मिस्टर संधू और मिस्टर जोशी, तीनों मिले हुए हैं। उन्हें आंखों में, इंदिरा गांधी को जस्टिस सिन्हा ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पे उतार दिया गद्दी से चुनी हुई सशक्त प्रधानमंत्री को कि इसका किसी सरकारी अधिकारी ने इसलिए मंच बनाया था, मंच बनाने में मदद की थी किसी एक रैली में। तो आप देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट? अब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये ठीक है 123, लेकिन उसको मानेगा कौन? बिजली का घर टल्ली कौन बांधेगा? अभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए,
अभी एसआईआर पे कितने पिटीशन हुए? सुप्रीम कोर्ट बोला जरा भी। देखिए आत्मजीत जी, मैं एक लाइन में बताता हूँ, हम न्यायपालिका के लिए क्यों जाते हैं? दो बातें समझने हम। एक तो न्यायपालिका है जिसको हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारी संविधान बनाने वाली सभा थी, इतने 500 लोगों की, उन्होंने ये रिट, रिट होता है हुक्म, पावर, रिट की पावर केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। ना ही तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिट जारी कर सकता है, ना ही तो प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट, पूरी इवन जो हमारी संसद है वो रिट नहीं जारी कर सकती। रिट की पावर इनके पास है। ये क्यों है? क्योंकि जब कोई अति गड़बड़ हो तो कहते हैं रिट ऑफ सर्चोरी, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस, रिट ऑफ क्वो वारंटो। ये चार रिट हैं, चारों रिट जारी किए जा सकते हैं। अब वो रिट जारी करने को, अपना रिट चलाने को तैयार नहीं, तो मेरे को तो यही लिखना पड़ेगा, भी मिस्टर जस्टिस आप बताएं कि रिट आपका चलता है जहां यहाँ मोदी साहब का चलता है। ये तो बताना ही होगा। एक तो ये है। दूसरा, एसआईआर में, क्योंकि ये इलेक्शन का मामला है, एसआईआर में जो जनप्रतिनिधि कानून है 1950 का, उसकी सेक्शन 23 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज मांगना है तो केवल आधार कार्ड मांगा जा सकता है, आधार कार्ड का नंबर। उसमें 23(5) में लिख दिया, अगर वो नंबर ना भी दे, ना तो उसका जो मत बना हुआ है वो उसको काटा जा सकता है, ना नया मत बनाने से मना किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इतने ही बोलना था माननीय ने कि भाई जो सेक्शन 23 है इसको जैसे है वैसे ही लागू करो। इसको हम बोलते हैं, मैं दाव में काम करता रहा हूं, सरकार की नोटिफिकेशनों में, प्रशासन में हम लिखते हैं, इम्प्लीमेंट दिस सेक्शन ऑफ द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। इसकी भावना और लिखत के हिसाब से चलाओ। ये तो हम हुक्म करते हैं। हम बोलते हैं डोंट डू एनी ओमिशन और कमीशन इन इम्प्लीमेंटेशन। ना जानबूझ के इसकी लागू करने में कोई गड़बड़ करो, ना ही कहीं गलती से गड़बड़ करो, ध्यान से इसको लागू करना है। जो सुप्रीम कोर्ट एक लाइन नहीं, उसने कोई नहीं बोलना कि कौन सा डॉक्यूमेंट लो, कौन सा ना लो, कैसे एसआईआर करो, कुछ नहीं बोलना। दे हैव टू से ओनली इम्प्लीमेंट सेक्शन 23 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950। और जो सेक्शन 23(4) है वो डाला भी एनडीए ने है 2022 में। अब वो भी कवर हो गया था। कभी अगर कोई बोलता भी है कि ये आप ही ने तो डाला था, तो इसलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद करेंगे, जाएंगे बस ठीक है। अब एसआईआर पे क्या हुआ है? झूठे वोटर, मरे हुए, मृतक को जीता दिखाया, जीते को मृतक दिखाया है। अभी कितना रौला पड़ रहा था, मैं ट्रेनों पे आता हूँ, फेरी बंद कर दी। आपने इतने 77,000, 77,000 बूथ थे 2024 में, वोटर था 7,72,000, 7,72,00,000। अब वोटर है 7,43,00,000, बूथ है 90,000। अभी आपने बूथ उधर नहीं बनाया, दरिया पार करके जाना पड़ रहा है, समुद्र पार करके जाना पड़ रहा है। पूरे के पूरे आधे गांव का वोट ही नहीं है। कितने लोगों को वोट डालने ही नहीं दिया गया, उनको बोला आपका तो वोट पहले ही डर गया। ये गणेश कुमार सोया पड़ा है क्या? गणेश कुमार को मालूम है ये जानबूझ के कर रहा है। फिर सीसीटीवी, सीसीटीवी बंद हो रहा है, फिर वहां से वैन जा रही है, वहां कहीं अनधिकारित लोग जो अंदर जा रहे हैं, वो मशीनों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आप काहे का नक, मैं एक बात आतंकी जी बोलता हूँ, किसी बंदे की एक इज्जत होती है, वो ओहदे की इज्जत होती है। आप तो ओहदे की गर्मा भी नहीं रख रहे। आप चुनाव योग हैं, मुख्य चुनाव योग है, कम से कम इतना तो कर दो। ये तो ऐसा है कि भगवान के सामने, वैसे तो इनको भगवान क्या, देवता का, देवता भी ना कहो, एक अधिकारी के सामने, पदाधिकारी के सामने किसी का कत्ल होता रहे और वो खुश होता रहे पुलिस का अधिकारी। अब कत्ल हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी का, और ये जो अंपायर है ये खुश हो रहा है क्योंकि ये मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं ये कहता हूँ। दूसरा, अब ट्रेनों की बात। अब कपिल सिब्बल जी ने बताया 4 ट्रेनें 10 बजे चली, 11 बजे चली, एक बरौनी को गई, दूसरी भागलपुर को गई, और एक पानीपत से होते हुए गई, दूसरी पटना से होते गई। फिर उसके बाद 3 बजे चली, 4 बजे चली, वो गुड़गांव से, गुरुग्राम से चली, और वो भी तीनों भागलपुर में गई। 1500 लोग उसमें गए, 6,000 बंदा गया। अब बहुत से लोगों को ये होगा कि ये वोटर गए हैं, इनका टिकट तो वो
भारद्वाज जी ने पेश किया है कि वो उसका गमछा बना हुआ है कि हमें तो जी टिकट बीजेपी ने दे के दिया है, खाना भी दे रहे हैं। ये तो सामने आ गया, टिकट तो उन्होंने दे के दिया है। ये तो है ही आपका 123 वाली जो आपने बात की है। लेकिन दूसरी बात है, इसमें वोटर नहीं गया सर, इसमें जो इन्होंने 13,000 बूथ बढ़ाए हैं, वोट तो कम हुई है। 13,000 बूथ बढ़ाए हैं, उसके लिए जो पन्ना प्रमुख जो उसके लिए लगाने थे वो लोग भेजे हैं। वोटर तो उन्होंने पहले ही बहुत सारे भेज दिए, कितनी और ट्रेनों में गए हैं, कितनों में आपका गए हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो बीएलएस 6,000 एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं, उन बूथों को मैनेज करने के लिए, जो पोलिंग स्टेशंस 13,000 बढ़ाए गए वोटों को मैनेज करने के लिए। एक तो बिल्कुल पोलिंग उनके स्टेशन लिए है। बढ़ाए गए, मैं उनके बूथ जिम्मेवारी से लगाए गए। कहता हूं, ये वोटर नहीं है, वोट तो ये डालेंगे ऐसी 2 नंबर में, वो तो 2 नंबर की वोट के लिए है, लेकिन ये मैनेज करने के लिए है। 13,000 बूथ जो बढ़ा दिया, दिनेश कुमार इसका जवाब दे कि 18 महीने पहले चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस वक्त इनके पास 7,72,00,000 वोटर था और उसमें केवल 77,390 आपने कितने बताया थे बूथ। 13,000 बूथ बढ़ा दिए गए, 13,000 13,000 बूथ बूथ। बढ़ा दिया, बूथ बढ़ा दिया। अब ये गणेश कुमार बताए नहीं कैसे 13,000 13,500 बढ़ के बढ़ाया है, वो कैसे बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, जबकि वोटर तो कम हो गए 30 लाख। क्यों क्यों बढ़ाना पड़ा? इसका मतलब या तो पहले गड़बड़ थी, या अब की गड़बड़ थी, या ये देखती नहीं। गणेश कुमार तब भी था, गणेश कुमार अब भी है। तब वो चुनाव कमिश्नर था, अब वो मुख्य चुनाव कमिश्नर है। हाँ जी, आपका सवाल है। मेरा चलो सवाल आप एक सवाल। ये था कि ये जो या लोगों को भेजा गया है लास्ट मिनट, जो अब ये गए हैं 3 तारीख के बाद, या क्या या इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के वक्त और उसके बाद सरकार बने रहने तक इनको ठेका दिया गया है? वहां पे क्या एक इंपीडिंग वायलेंस भी हो सकती है अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है? बिल्कुल हो सकती है। इनको ठेका ही दिया गया है। ठेका क्या है, ये कुछ सेंटिमेंटल होंगे, कुछ को पैसा दिया गया होगा किसी एजेंसी से। जैसे जो वोट चेंज करवाई है कितनी, राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है, वो तो हमने तो पहले ही रिपोर्टें दी थी, हरियाणा के बारे में भी, हिमाचल के, ये जो महाराष्ट्र के बारे में भी, दिल्ली के बारे में भी। लेकिन चलो, इनकी अपनी मर्जी थी, अपने तरीके से। लोकसभा की भी आप जानते हैं, वोट फॉर डेमोक्रेसी इतना काम कर रही है, इतना ज्यादा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक एक बात को अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मेरे को 10-10 बार पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया, रेफरेंस कहाँ से आया, क्योंकि बड़ी पुख्ता जानकारी देती है वोट फॉर डेमोक्रेसी, ऐसे हवा में नहीं लिखते। तो उन्होंने इतना बढ़ा दिया। लेकिन अब राहुल गांधी तो एडोपी हैं, उन्होंने तो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने पूरा एक्सपोज कर दिया। अब जो पूरे का पूरा बाहर निकाल दिया। मैं एक बात तो ये कहूँ, गोदी मीडिया टाइप, चाहे उसको गोदी मीडिया मानो ना मानो, एक बड़ा पत्र है जो पहले हम मानते थे, इमरजेंसी में पूरा विरोध करता था, खाली पेज छोड़ता था कि यार कमाल की बात है, क्योंकि हम कोई इमरजेंसी के पक्ष में तो थी, हम इंदिरा गांधी का तो बहुत तारीफ करते थे, लेकिन इमरजेंसी के पक्ष में नहीं थे हम, तो हम उसकी तारीफ करते थे। लेकिन आज वो उसी सरकार को विरोधता करने की वजह उसकी तारीफ करता है, वोटों के लिए जस्टिफिकेशन देता है। अब बोलता है कि जी 500 वोट, वो तो उनका एक्सटेंडेड फैमिली थी। मैं पंजाब में रहने वाला हूँ, मैं हरियाणा में, जब तक पंजाब हरियाणा इकट्ठा था, मैंने एमबीबीएस की इंटरव्यू मेरी रोहतक हुई थी, इकट्ठा था क्योंकि पंजाब हरियाणा। तो हरियाणा में मेरे भाई और बहुत से लगे रहे हैं, पूरी उम्र वहाँ काटी है, हरियाणा में, नरवाना में, उचाना में, उझाना में, तो सफीदों में। तो हमने पूरा देखा है। साक्षरता कैंपेन में हमने पानीपत को देखा है, सोनीपत को देखा है, तो हमने हरियाणा को देखा है। हमने तो कहीं 500 मेंबर घर के अडल्ट एक्सटेंडेड फैमिली कोई नहीं देखी। अगर जिन्होंने ये लगाया है कि वो एक्सटेंडेड फैमिली थी, वो साबित कर दें कि जी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो 500 उसमें अडल्ट है, वोटर 18 साल थी, तो हम मान लेंगे। कितनी बड़ी बात। आप मतलब क्योंकि 2 लोगों को पूछते हैं, 3 को। एक बुजुर्ग औरत बोल रही है कि मेरी बिटिया की तो वोट ही नहीं बनी थी, जिसपे ये उसकी फोटो लगा रखी है, विदेशी उसकी नागरिक की। तो उसने बोला उसकी वोट तो उसके ससुराल में बनी है, और वो उसका ससुराल तो दूसरे जिला में है, भिवानी में, किसी गांव में है। वहां से वो तो वोट डालने आई नहीं कभी, ना उसकी वोट है जहाँ, लेकिन उसकी वोट वहां बड़ी हुई। उसको बता दो भाई वो वोट कैसे बन गई। आप बता दो कि ब्राजीलियन जो लड़की है उसकी मॉडल है, उसके ऐसे फोटो कैसे लगी। आपकी जो बिल्कुल। वोटर सूची है, अभी तो वो लड़की गई नहीं। अगर वो कोर्ट में चली जाए, वो तो अरबों रुपए का कंपनसेशन मांग सकती है कि मेरी फोटो का मिसयूज किया इन्होंने, मेरी बदनामी करवाई है, मैं तो मॉडल हूँ बड़ी। इनको मालूम नहीं जैसे है कि जी, किसी का। हाँ जी।
जी, बोलिए जैसे बोलिए। राहुल गांधी कहते हैं कि ये ऑपरेशन सेंट्रलाइज्ड है। हाँ जी। सेंट्रलाइज्ड है, ये स्टेट लेवल पे या सीईओज़ लेवल पे नहीं है। ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स ये काम नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ये काम नहीं कर सकते, बीएलए, बीएलओज़ भी मिल जाएँ आपस में ये काम नहीं कर सकते। ये काम तो केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार की मिलीभगत है, जिससे ये सब कारगर बिल हो रहा है, साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आज नहीं कह रहा, आपके कहने से नहीं कह रहा, आपसे सहमत हो रहा हूँ। क्योंकि मैंने 6 महीने पहले 5 में जब एपिक नंबर का झगड़ा था, एपिक नंबर का कहानी तो आप जानते हैं, 6 महीने पहले की देखिए, है। तब मैंने दिल्ली के ही चैनल को बोला था कि ये जाके वोट नहीं डालते, ये छोड़ दो, ये तो खेला करते हैं पूरे सेंट्रलाइज्ड लेवल पे। तब क्योंकि मैं तो इलेक्शन एनालिसिस करता हूँ, डाटा देखता हूँ, मेरे को मालूम कहने लगे हरियाणा का वोटर बिहार में बिल्कुल नहीं देखा जाके डालेगा, ना बंगाल में डालेगा ना बिहार में डालेगा, ये केवल नाम है उसमें। ये तो गेम ऊपर से चलेगी सेंटर से। अब नाम डालने के लिए भी ऐसा नहीं है कि वहां बीएलए डाल रहा है, ये नाम डालने के लिए भी सेंट्रलाइज सिस्टम है। तब तक मेरे को वो सेंट्रलाइज सिस्टम का कैसे निटी ग्रिटी है, ब्रीकी क्या है, वो मेरे दिमाग में नहीं थी, अंदाजे थे। अब राहुल गांधी जी ने तो एक्सपोज ही कर दिया। अब तो वो हमारी बात जो हम सोचते थे विज्ञान के रूप में कि विज्ञान से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दूसरा संभव नहीं था। जो ये बोलते थे ना कि जी वोट बना दिया, ऐप के नंबर बना दिया और वहां जाके वोट डालेंगे, मेरे को विज्ञान ये बता रही थी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कॉमन सूत्र है, कहीं ना कहीं सांझ है इनकी। वो कॉमन सूत्र सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीय है, वो एक राज्य का नहीं है। हाँ, उसमें मैं आपकी बात से एक से डिफर करता हूँ, उसमें सीईओ भी शामिल है, उसमें एआरओ भी शामिल है, उसमें आरओ भी शामिल है, हो सकता है बीएलए भी शामिल हो। क्यों? क्योंकि बीएलए बताते हैं, पन्ना प्रमुख बताते हैं कि जी ये लोग तो हमारे वोट नहीं डालने वाले। तो उनको सूचना तो कोई देता है ना, जो सेंट्रलाइज्ड भी है उसको भी किसी से उन सूचना मिल रही है। उनको चिन्हित उनको चिन्हित करना, उनको चिन्हित करना, वो करना। हाँ, हुँ, कम्युनिकेट करना, वो सेंट्रलाइज एजेंसी को करते हैं, लेकिन ये शामिल है। और जो सीईओ है उसको मालूम नहीं है कि मृतक को डाला जा रहा है। रोज अखबारें, चलो छोड़ो, मान लेते हैं कि सीईओ बिहार बड़ा ही निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, बहुत ही ईमानदार है। जब ये आ गया, रिपोर्टर्स कलेक्टर ने दे दिया कि इतने लोग मृत हैं, उनको डाल दिया, इतने लोग जीवित हैं, उनको मृत बता दिया, इतने लोग जो हैं, चलो रिपोर्टर कलेक्टर की मत मानो। जब चुनाव आयोग ने, उसी के दिन हो रहा है ना काम, उन्होंने बोल दिया, 21 तारीख को बोल रहे हैं कि जो लोग परमानेंट चले गए 19,75,000 हैं। 25 तारीख को बोलते हो 35 लाख है। 15.25 लाख लोग कैसे 2 दिन में आ गए? फॉर्म तो आपने देखा है, 5 लाख, 15.25 लाख कहां से ढूंढ लिया? फिर इसी तरह मृतक का, इसी तरह उन्होंने दिया जो लोग हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट वोटर कहते हैं। पहले कहते हैं कि जी डुप्लीकेट वोटर जो है 16 लाख है, फिर कहते हैं जी 23 लाख हो गया। अब ये तो इलेक्शन कमीशन के, ये तो सीईओ के पास आंकड़ा है ना, ये तो नोटिफाई सीईओ करता है। अगर सीईओ ये नहीं देख सकता कि 22 को ये हुआ, 25 को ये हुआ, फार्म उसमें 6 लाख जमा हुआ है, पहले फार्म पूरे स्क्रूटिनाइज हो गए, तो 6 लाख में 20-25 लाख लोग कैसे बढ़ गए? जो चुनाव जो इलेक्शन दूसरा अभी जो हुआ कि हम करेक्ट कर रहे हैं, 1 तारीख तक जिसने अर्जी दिया, 1 सितंबर तक उसी का करेक्शन हो सकता था। 1 सितंबर तक अर्जी तो 17 लाख है, करेक्शन कर दी 23 लाख की, वो 6 लाख 5.5 लाख कहां से आया? जो सीईओ ये नहीं देखता, इसका मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको आप समझिए, ऐसे लगेगा। हमारा, मैं एक यूनिवर्सिटी का रजिस्टर लगाया मेरे को सरकार ने कि यहाँ पेपर लीक होता है एमबीबीएस के दाखिले का, इसको बंद करना है। मैंने बोला मैं बंद तो कर दूं, लेकिन मैं तो सीएम से बात करा करूं। उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने बंद किया। मैंने देखा वहां पूरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, सब लोग मिले हुए थे, जानबूझ के भी करते थे। बाकी वैसे कोई बच्चा जाए उसको बोलते नहीं 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 आपने तो ऐसे किया। बच्चों को तंग करते थे, जिनसे पैसा देते थे उनको पूरी खुल खुद था। यही कुछ सीईओ, सीईओ के मेरे के, मैं उसका सीईओ था यूनिवर्सिटी का, बतौर रजिस्ट्रार एक किस्म का। तो मैंने जान सा पहले बंद कर दिया, एक भी एम्प्लॉय को सजा नहीं देनी पड़ी। एक उनका गुर्गा था डिप्टी रजिस्ट्रार, उसको हमने सस्पेंड किया, लेकिन हमने पेपर लीक बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मुख्य चुनाव अधिकारी है बिहार का और बाकी राज्यों का, और जो गणेश कुमार है,
जो संधू साहब हैं, जो मिस्टर जोशी हैं, ये सब दोषी हैं। ये हमारे चुनाव पे डाका डाल रहे हैं। हमारे जो स्वतंत्रता का जो प्रजातंत्र है उसका चीरहरण कर रहे हैं। ये शकुनी पाशा खेल रहे हैं। इनका कोई बिदर खड़े होकर बताएंगे कि हम देखेंगे अब। तो ये तो होना ही है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि तेजस्वी यादव ने भी कल कहा कि कुछ रिटायर्ड अधिकारी सर्विंग अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वोट डलवाने के लिए, वोट चोरी करने के लिए। अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले सज़ा उन्हीं अधिकारियों को देंगे, जो उन रिटायर्ड अधिकारियों के कहने पे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज जो ऑपोज़िशन ने दिया है, अब अधिकारियों को और सरकार में बैठे लोगों को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी जो दफ्तर अफ़सर बैठे हैं, उनको भी पता है जब सत्ता बदलेगी तो शायद हमें जेल ना जाना पड़े। तो ये तो लोकतंत्र है ही है, लोकतंत्र में जवाबदेही तय होती है। आने वाले समय में सब पता लग जाएगा। सड़क से संसद तक, सड़क जब आवारा होती है तभी संसद आवारा होती है। जब सड़क पे लोग कोई उतरेंगे पता तो नहीं संसद आत्मजी आवारा नहीं जी, होती। न्यूरमबर्ग जैसा जी, ट्रायल शुरू हो जाए। गणेश जी, कुमार, क्योंकि हमारी इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी बात की थी, उसने तो इमरजेंसी कानून ही लगाई थी, संविधान को लगाई थी, भले वो ठीक थी या गलत थी। उसके विरोध में भी लोग गए, जेलों में भी गए, उसने ऐसे पकड़ के नहीं अंदर किए। अब गणेश कुमार, ये संधू, ये जो जोशी हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये देश की अपहरण करने का, चीरहरण करने का, डेमोक्रेसी का, इन पे न्यूरमबर्ग जैसा ट्रायल करना पड़े। बिल्कुल, बिल्कुल। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, आपसे हमेशा क बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, शुक्रिया, नमस्कार। सत श्री अकाल। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक सत यू। श्री अकाल।